बस मुझे यही डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं, मेरे घाना गए, कहाँ गए, आ गए, आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहाँ रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहाँ का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ, कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए। देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। प्रधानमंत्री कहीं गए हैं, लगता है घाना। भगवान ही जाने वह मैग्नेशिया, गैल्वेशिया, टारवेशिया जैसे देशों में जाते रहते हैं। और वहाँ की कुल आबादी कितनी है? 10,000, जहाँ उनको देश के सर्वोच्च अवार्ड मिलते हैं। इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, जेसीबी लगी नहीं और भीड़ जमा हो जाती है 10,000 15,000 लोगों की। यह टिप्पणी है भगवंत मान की प्रधानमंत्री मोदी के दौरों को लेकर। स्वाभाविक है कि सरकार ने इस पर रिएक्ट किया है, भाजपा ने इस पर रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी है, लेकिन क्या सवाल उठाना गलत था? नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरों पर क्या करने जाते हैं। निसंदेह देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग एक मुख्यमंत्री ने किया है वो उचित नहीं ठहराया जा सकता, कम से कम नैतिक तौर पे सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत गलत चीज कही हो। उनके मन में सवाल है, लोकतंत्र में सवाल पूछना सबका हक है, तो पूछा जाना चाहिए। यह टिप्पणी आई क्यों, और मोदी वास्तव में उन देशों में क्या करने गए थे, अब तक कितने दौरों पर गए हैं और क्या हासिल हुआ है, उन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह सवाल उठाया क्यों। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे से लौटे हैं। गुरुवार शाम को उनकी वापसी हुई। 5 देश कौन कौन से थे? घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। हो सकता है कुछ लोगों ने इनमें से कुछ देशों के नाम कभी कभार ही सुने हों या बहुत गौर ना किया हो। वास्तव में ये बहुत छोटे देश हैं, ज़्यादातर अफ्रीकी देश हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए, 7-8 दिन लगा के आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खाली बैठे हैं बस घूमने चले गए हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, वो लगातार काम कर रहे हैं। तो विदेश दौरों पर भी वो काम में ही रहे। शुरुआत हुई ब्राजील से। ब्राजील में ब्रिक्स का सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन, उसमें उनको भाग लेना था। मजे की बात यह कि ब्राजील ने उनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया था। इसी बात से चिढ़ के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां उस सम्मेलन में भाग लेने ही नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि वहां मोदी का गुणगान ज्यादा होगा, मोदी का सम्मान होगा, उनको सर्वोच्च सम्मान मिला वहां पे, और ये चीज चीन को सहन नहीं होनी थी। इसलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेज दिया, खुद नहीं गए, क्योंकि मोदी के सामने उनका कद छोटा लगता। खैर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी घाना गए, वहां भी उनको देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, वहां भी उनको सम्मानित किया गया। नामीबिया भी गए, वहां भी, और अर्जेंटीना भी। तो ये जो इतने सारे देशों में गए, वहां से हासिल क्या हुआ? ये जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं, उनको बेहतर पता है कि ये वो 5 देश ठीक ढंग से चुने गए थे। क्यों? क्योंकि चीन ने वहां पे अपना कर्ज का जाल फैलाया हुआ है, और उन्होंने सारे देश उसमें फंसे हुए हैं। सारे देशों पर चीन का कर्ज है, और इनको साउथ एशिया के देश कहा जाता है, जहां पे जिनके खुद के आर्थिक संसाधन संपन्न जो देश नहीं है। अब इन्हीं देशों को देख लीजिए कि घाना पर लगभग $2 अरब का चीन का कर्ज है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो पर $2.25 अरब, $2.3 बिलियन का। अर्जेंटीना के साथ $5 बिलियन का करेंसी स्वैप की व्यवस्था चीन ने की हुई है,
और नामीबिया पर लगभग $8 बिलियन का। तो भारत इनको चाइना के चंगुल से बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है? ताकि ये सारे देश भारत के पीछे एकजुट हों। ये उन देशों के लिए बड़ा कर्ज हो सकता है, लेकिन भारत के लिए बड़ा कर्ज नहीं है। $8 बिलियन, $8 अरब भारत के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि इतना तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार एक सप्ताह में ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि उन देशों का कर्ज चुकाने पे आए, भारत तुरंत चुका सकता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने तरह के जो समझौते हुए वो अपनी जगह है, चाहे वो आईटी हो, फिनटेक हो, एग्रीकल्चर हो, कल्चर हो, जितने भी हुए, एक चीज जो घोषित रूप से सामने नहीं आई है, बताया जा रहा है कि भारत इन देशों से रेयर अर्थ में डील करने वाला है। रेयर अर्थ माने दुर्लभ खनिज। अभी तक उन सारे दुर्लभ खनिजों पर चाइना का कब्जा है, वर्चस्व है, जिनके सहारे एडवांस टेक्नोलॉजी के उपकरण बनाए जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या सैटेलाइट हो या जितनी भी तरह की बैटरियां हों। इन सब पे चाइना का एक छत्र राज है। दुनिया का करीब 86% रेयर अर्थ जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। भारत उसका विकल्प खोज रहा है। क्यों? क्योंकि अभी चाइना ने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, जिससे भारत में बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर, ये तीन जो सेक्टर हैं, ये बुरी तरह से हैम्पर हुए थे। तो इनके विकल्प खोजने के लिए भारत चारों तरफ हाथ पैर फैला रहा है अपने। ये जो 5 देशों की विजिट थी, ये उसी प्रोसेस का हिस्सा थी, उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसके तहत भारत चाइना पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नामीबिया से भारत यूरेनियम आयात करेगा। हालांकि ये पर्दे के पीछे की चीजें हैं, सामने नहीं आएंगी इतनी आसानी से जब तक आधिकारिक तौर पर इनकी घोषणा ना की जाए। एक चीज और, भारत सिर्फ रेयर अर्थ तक सीमित नहीं रहने वाला है। भारत बहुत कूटनीतिक तरीके से अपना बाजार फैला रहा है। बाजार किस चीज का? बाजार हमारे हथियारों का, बाजार हमारे रक्षा उपकरणों का। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैसी सफलता पाई है, उसके बाद हर छोटा देश भारत की ओर देख रहा है कि हमें हथियार मिल जाएं। क्यों? क्योंकि भारत सस्ते हथियार दे सकता है जो बेहतर हों, जो विदेशी आधुनिक अत्याधुनिक हथियारों का भी मुकाबला कर पाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि केरल में जो ब्रिटेन का F-35B आके खड़ा हुआ था, उसका असली मकसद कुछ और था। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि उसमें तेल कम था, फ्यूल कम था, इसलिए उसको भारत में लैंड करना पड़ा। असल में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भारत की क्षमता का टेस्ट कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि भारत की कैपेसिटी कितनी है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देख लिया था कि जो चाइना ये कहता था कि हमारी मिसाइल को दुनिया का कोई राडार नहीं पकड़ सकता, उसकी मिसाइल को भारत के राडार ने न केवल पकड़ लिया, बीच रास्ते में मार भी गिराया। वो मिसाइल के फोटो आपने वायुसेना और थल सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे होंगे। अधिकारियों ने दिखाए थे कि ये मिसाइल थी जो चाइना की बनी हुई है और पाकिस्तान ने छोड़ी थी, जिसको हमने मार गिराया। उस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए सारे देश चाहते हैं कि वो मिसाइल का मलबा उन देशों को दिया जाए, उस तक एक्सेस दी जाए। तो जब इतनी एडवांस मिसाइल को भारत ने मारा, तो पूरे विश्व में एक संदेश गया कि भारत के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्टील्थ हथियार जो हैं उनको भी पकड़ सकती है। स्टील्थ हथियार माने जो साउंड की स्पीड से भी कई गुना तेज हैं, जिनको ये माना जाता है कि कोई राडार नहीं पकड़ सकता। यदि उनको भी पकड़ ले कोई राडार तो वो नेक्स्ट लेवल होगा। भारत ने ऐसा कर दिखाया है। अब जब F-35B ब्रिटेन का भारत पहुंचा तो भारत के राडार ने उसको भी पकड़ लिया था, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, शांति से उसको आने दिया, उसको एक पब्लिक एयरपोर्ट पर लैंड करने दिया, उसको उन्होंने खुले में खड़ा रखा कि भारत टेक्नोलॉजी ना चुरा ले। वो सारी चीज़ें सही है। उसको लास्ट में एक दूसरे विमान में लाद के ले जाना पड़ा। तो यदि वास्तव में उसमें तेल कम होता तो वो तो
मालदीव भी जा सकता था जहां ब्रिटेन का बेस है, भारत ही क्यों? संभवतः वो यही चीज देखने के लिए था कि भारत कितना कैपेबल हो गया है। यदि ये टेस्टिंग थी तो अब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की नींद उड़ गई होगी कि यदि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो स्टेल्थ जेट को भी पकड़ पा रही है, स्टेल्थ फाइटर जेट को भी पकड़ पा रही है, जिसको दुनिया का सबसे एडवांस माना जाता है, तो भारत को अब पीछे की तरफ धकेलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और भारत उसी का फायदा लेना चाह रहा है। इसीलिए भारत अपने हथियार तमाम देशों को बेचने के लिए नया बाजार क्रिएट कर रहा है और देर सवेर आप देखेंगे कि भारत की कंपनियां अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन से पीछे नहीं रहने वाली। रही बात कि विदेश दौरे जो हैं वो देश छोटे हैं बड़े हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भारत का झंडा बुलंद होने से। क्या वास्तव में ऐसा हुआ? पिछले 11 साल में मोदी जी ने 17 देशों की संसद को संबोधित किया है। किसी दूसरे देश में जाकर वहां की संसद को संबोधित करना अपने आप में सम्मान है। वो भारत के लिए भारत का झंडा बुलंद होने जैसा है कि वहां के देश ये मान रहे हैं कि हमारे देश का नेता कुछ अच्छी चीज उनको सिखा सकता है, उनको दिशा निर्देश दिखा सकता है, उनको एक दिशा दिखा सकता है। ये चीज जो है ये इससे पहले भारत ने इस स्तर पर नहीं की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बहुत सारे विदेशी दौरों पर वो भी गए थे, हालांकि उनको कम बोलने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 7 देशों की संसद को संबोधित किया था। इंदिरा गांधी ने 4 देशों की और जवाहरलाल नेहरू मात्र 3 देशों की संसद को संबोधित कर पाए थे। राजीव गांधी ने सिर्फ 2 और पीवी नरसिम्हा राव ने सिर्फ 1 देश की संसद को संबोधित किया था। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे बहुत आगे हैं। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे बहुत आगे हैं वो। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह से 2 गुना से भी ज्यादा देशों की संसद को वो संबोधित कर चुके हैं, हालांकि वो विदेश दौरे भी ज्यादा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के विदेश दौरों पर लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर 2100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह अंतर क्यों मायने रखता है? यह अंतर इसलिए मायने रखता है कि जब मनमोहन सिंह विदेश जाते थे तो वो अपने साथ बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को या डेलीगेशन को अपने साथ आमतौर पर नहीं ले जाते। उसके बावजूद उनका खर्च लगभग 2 गुना हो गया है। उनके दौरे ज्यादा हैं इसलिए 2 गुना हुआ है। अब रही बात कि भारत ने क्या हासिल किया, एक जो संशय लोगों के मन में है वो स्वाभाविक है कि जब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसको हमने आजाद कराया, यदि उस जैसे देश मालदीव जो हमारी सहायता पे जिंदा है, हमारे पर्यटकों के सहारे उसकी इकोनॉमी चलती है, यदि ये देश भी भारत को आंख दिखाने लग जाएं तो हमारी कूटनीति पर, विदेश नीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ कुछ देश सीधे तौर पे आके खड़े हुए थे बिल्कुल बगल में उसके कि हम तुम्हारे साथ हैं। बात किसकी हो रही है? तुर्की की। बात किसकी हो रही है? चाइना की। ये देश उसके साथ खुल के खड़े थे। भारत के साथ कौन था? कोई एक देश जिसने खुल के कहा हो कि हम आपके साथ हैं? सिर्फ इजराइल, बाकी किसी देश ने नहीं कहा कि हम भारत के साथ हैं। किसी ने भारत का विरोध नहीं किया, लेकिन कोई समर्थन में भी तो नहीं खड़ा हुआ। इसी कारण तो भारत को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे देशों में अपने डेलीगेशन भेजने पड़े, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पड़े, ताकि हम बता पाएं कि हमने जो किया वो हमारा हक था, हमने बदला लिया है, हमने आक्रमण नहीं किया दुश्मन पे, हमने सिर्फ उन आतंकियों को निशाना बनाया है जो हमारे यहाँ आके कत्लेआम कर रहे थे। तो कूटनीति पर सवाल तो उठेगा। ये इसलिए भी उठेगा कि जो काम विदेश मंत्री का होना चाहिए, यदि वहां हर जगह प्रधानमंत्री खड़े होंगे तो इस तरह के संस्थागत असमंजस पैदा होगी। यदि बॉस हर जगह जाने लगे तो उसके नीचे के कर्मचारी को कोई क्यों पूछेगा? ये ठीक वैसा ही हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं हमें इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि जो काम सिर्फ विदेश मंत्री के जाने से हो सकता है वहां प्रधानमंत्री को क्यों जाना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि विदेश मंत्रालय की विदेश मंत्री की हैसियत बनी रहे। ऐसा तो है नहीं कि हमारे विदेश मंत्री में कोई कमी है, वो सक्षम हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, विदेशों में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, अच्छे से पूरे विश्व को समझते हैं। तो कूटनीति के मामले में उनसे समझदार विदेश मंत्री कम ही मिले होंगे भारत को। यानी उनकी सोच पर, उनकी समझ पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। गड़बड़ है तो सिर्फ एक चीज की कि हर चीज में यदि प्रधानमंत्री सामने खड़े होंगे तो स्वाभाविक रूप से विदेश मंत्री जो हैं वो साइड में हो जाएंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। रही बात भगवंत मान के सवाल उठाने की, भले ही उनकी भाषा जैसी हो लेकिन लोकतंत्र में सवाल तो उठेंगे। आम आदमी भले ही ना पूछ पाए, कोई सत्ता में या पहुंच वाला आदमी यदि सवाल पूछ रहा है तो उसमें गलत क्या है, जवाब दिया जाना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना आप उनकी भाषा को बता सकते हैं, उनके सवालों को नहीं। सवाल तो उठेंगे और सवालों के जवाब देने भी पड़ेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत है। नमस्कार दोस्तों।